चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ग्राफ के। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इतने सारे ग्राफ्स में से आप एक्स टी ग्राफ पढ़ते हैं, वी टी ग्राफ पढ़ते हैं, ए टी ग्राफ पढ़ते हैं। आई होप उनके बेसिक्स और आपको उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ए टी ग्राफ का एरिया काम का होता है जो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, वी नहीं देता, वी माइनस यू देता है। वैसे ही एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपको चेंज इन पोजिशन देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, प्लस ऊपर वाला प्लस, नीचे एक्स टी एक्सेस के नीचे वाला नेगेटिव, ये आपको आइडिया है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी काम का है, उसका स्लोप एक्सेलेरेशन देता है। वैसे एक्स टी ग्राफ में एरिया का कोई मीनिंग नहीं है, स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। और आप इनके बीच में इंटर कन्वर्जन में भी कंफर्टेबल है, दैट इज आई एम होपिंग। और इसको बहुत अच्छे से हमने हमारे बेसिक वीडियोस में कवर किया है। आज हम लोग थोड़ा सा स्पेशल जो हम लोग को फोकस करवाना है आपका इस लेक्चर में, वो ये है कि वीटी ग्राफ का एप्लीकेशन कैसे करना है। तो वीटी ग्राफ बच्चों बहुत शानदार ग्राफ है, ये मैंने आपको वीडियो में भी कहा था। इस ग्राफ की क्या खासियत है, इसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी वी और टी ग्राफ बनाओगे आप तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है एरिया से, और स्लोप से एक्सलेशन भी मिल जाता है। इसलिए वीटी ग्राफ को काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। लेकिन बच्चों अगेन इसकी भी एक कंडीशन है, कोई भी ग्राफ तभी यूजफुल हो सकता है जब हम उसको ड्रॉ कर सकें प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, और वो सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन के केस में कर सकते हैं। तो वीटी ग्राफ भी तभी काम का होगा जब हमारे वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन्स हो कि ट्रायंगल बने, रेक्टेंगल बन जाए या एक ट्रेपीजियम बन जाए, तभी उसको हम एग्जैक्टली उसकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह को निकाल पाएंगे। अगर वीटी ग्राफ आपका कोई कर्व्ड बन गया, यानी जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाते हैं, तब अगेन वीटी ग्राफ का यूज़ खत्म हो जाता है। मतलब उतना ज़्यादा काम का नहीं रहता नॉर्मल एग्जाम्पल्स में, फिर हमको इंटीग्रेशन का यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तक हम वीटी ग्राफ को बड़े आसानी से बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो वीटी ग्राफ आप बोलेंगे सर हम तो फिर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ करके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब अगर दो एक्सेलरेशन आ गए, अगर आपके एक बॉडी के अगर दो एक्सेलरेशन हो जाए सेम टाइम पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कार है, वो शुरू या ट्रेन है, एक्सेलरेट करती है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती है, फिर रिटार्ड करती है। तो इस केस में आप देख सकते हैं सेम कार के इस टोटल इंटरवल में दो डिफरेंट एक्सेलरेशंस आ रहे हैं, ऑल्दो वो दोनों कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब हम इक्वेशन में जाते हैं। तो इस टाइप के मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के मोशन को स्टडी करने के लिए ऑलवेज चूज वीटी ग्राफ। और उसके अंदर कैसे डील करना है इसके बारे में क्विक एक वो देख लो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट फिर भी मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। For example, a train is moving, starts from station A with initial acceleration A1 or alpha and after some time it moves with constant speed, let's say after some time in a t1 for time interval t2 and finally applies brakes and comes to rest in t3 seconds। तो इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो अपने को लिखना है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी टोटल
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, थर्ड रिटार्डेशन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो कुछ भी ऐसा गिवन हो सकता है बच्चों, मैं तो एक रैंडमली एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, क्योंकि मुझे पता है वो 3 इक्वेशन बनेंगी, उनमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन, 2 चीज़ें गिवन होगी और तीसरी हमें निकालनी है। तो आपको भी 3 इक्वेशन बनाना आना चाहिए। और वो 3 इक्वेशन कैसे बनेंगी देखो। बेसिकली क्या है, तुरंत आपको जब भी इस क्वेश्चन को रीड करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे एक ट्रेन है, स्टार्ट करी एक्सेलेरेशन से, शुरू में एक्सेलेरेशन अल्फा है, फिर बाद में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और बाद फाइनली रिटार्ड करता है। ये मतलब 2-3 चीज़ें हो रही हैं, एक इंटरवल में एक्सेलेरेट कर रहा है, दूसरे में कांस्टेंट चल रहा है और तीसरे इंटरवल में ब्रेक लगा के रुक गया। तो वीटी ग्राफ इसका बड़ा अच्छा बनता है। अगर आप देखेंगे बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाऊं, टाइम स्टार्ट करता है 0 से, तो शुरू में पार्टिकल को एक्सेलेरेट कराइए इस तरह से लेट्स से ये वाला जो आपका टाइम इंटरवल है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो t1 है, और उसके बाद कुछ देर ये कांस्टेंट स्पीड से चला, और ये वाला जो आपका इंटरवल दे रखा है इट इज गिवन एज t2, एंड फाइनली इसने ब्रेक लगा दिया। तो ये वाला जो इंटरवल है वो आपका हो जाएगा t3। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तीनों इक्वेशन में v0 जरूर लिखा करो। v0 क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी इसका हाईएस्ट पॉइंट। यानी ऑलवेज ट्राई टू राइट, चाहे क्वेश्चन कुछ भी गिवन हो, चाहे v0 पूछा हो या ना पूछा हो, अगर आप v0 के टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको ये ईजी लगेगा। ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड है, लेट मी टेक दिस वैल्यू एज v0। क्योंकि आप देखोगे v0 हर 2 इक्वेशन में तो सीधा सीधा ही आता है, रादर तीनों इक्वेशन में v0 प्रेजेंट है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो तीनों में कॉमन है। ऐसे वेरिएबल हमें चाहिए क्या, ताकि हम सारी चीज़ों को एक ही वेरिएबल में रख दें और अपना आंसर एक ही बार में निकाल लें। तो देखो v0 कैसे काम का आता है। तो ये t1 है, हमको पता है कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना था, अल्फा था, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, बीटा, रिटार्डेशन। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन स्लोप होता है, तो यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिख सकते हैं अल्फा 1 इक्वल टू v0 बाई t1। सिमिलरली बीटा या अल्फा, बीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू, बीटा भी तो किसका स्लोप है, ऑल्दो नेगेटिव अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, लेकिन बीटा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर से ये वही वर्टिकल डिस्टेंस v0 अपॉन इसका टाइम t3। दिस अपॉन दिस, perpendicular upon base will give you tan of this slope of this line which is retardation। VT ग्राफ में के अंदर स्लोप एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्योंकि वो स्लोप नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज ये हो जाएंगे। ये आपकी पहली इक्वेशन है, यानी रिलेटिंग एक्सेलरेशंस। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं यहाँ से, v0 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 t1 इक्वल टू अल्फा 2 t2। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 टुगेदर दीज टू। अब दूसरी इक्वेशन बच्चों यहां पे किससे मिलेगी आपको, दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी टोटल टाइम, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी टोटल टाइम गिवन होता है। तो टोटल टाइम आप कैसे लिखोगे, कैपिटल T विल बी इक्वल टू, यहां पे आप देखेंगे हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। ये भी आपको एक इक्वेशन है, ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है टोटल टाइम की। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वेशन क्या है, ये तो दिख ही रहा है। तीसरी चीज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी द टोटल एरिया अंडर द कर्व। दिस विल बी योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखेंगे यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब एरिया आपको लिखना है इसका, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आप लिखना ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस 1 प्लस बेस 2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी d, और ये हो जाएगा बेस 1, और ये पूरा आपका हो जाएगा बेस 2, है ना, यही लिखते हैं अपन लोग। तो फिर से देखो बच्चों, फिर से ये आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, v0 हो गया, यानी एरिया जो आप लिखोगे इसका हाफ ऑफ v0 इंटू
नीचे का हो जाएगा टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ऊपर का टाइम अगर आप लिख देंगे तो वो अपना कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये आप देखेंगे एग्जैक्टली t2 के बराबर हो जाएगी, t2। सो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। तो बच्चों ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। इन्हीं 3 इक्वेशन में आपको 2 चीज़ें गिवन होती हैं, तीसरी चीज़ आपको घुमा फिरा के निकालनी पड़ती है, रिमेंबर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तीनों में आप देख रहे हैं इसमें भी V नॉट आ गया, ठीक है ना, और इसमें भी V नॉट आ गया। इन दोनों को आप उठा के तीसरे में पुट कर देते हो तो आपका टोटल टाइम या टोटल टाइम के टर्म्स में बाकी चीज़ें सीधी सीधी रिलेट हो जाती है। तो आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी वैसे भी मिली गई है, जैसे फर्स्ट पार्ट में मुझसे वो V नॉट ही पूछ रहा है, तो V नॉट विल बी इक्वल टू α1 T1, क्योंकि α1 और T1 की वैल्यू गिवन थी। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन बीटा। बीटा को मैं कैसे लिख दूंगा, बीटा विल बी इक्वल टू α1 T1 अपॉन T2। ये भी पहली इक्वेशन से आ गया एक ही बार में। वैसे ही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या लिखना है, तो अपने को हाफ ऑफ V नॉट की जगह अभी हमने लिख दिया α1 T1 इंटू, ये तो अपने को पता ही थे, T1 प्लस 2T2 प्लस T3। दिस इज हाउ यू गेट द डिस्प्लेसमेंट। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस पे छोटा सा बच्चों, यू विल लर्न अ लॉट व्हेन वी विल डिस्कस इट।